बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार से ब्रिटिश शासन के प्रति जन प्रतिरोध था और इस जन प्रतिरोध को अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न मतों से संबोधित किया है। अंग्रेज विचारक या इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह का नाम देते हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख विचारक वी.डी. सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, जो अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के असंतुष्ट नीतियों का या असंतोष का परिणाम था। हम ये जानते हैं कि ब्रिटिश शासन की स्थापना प्लासी के युद्ध के पश्चात हुई, जिसे बक्सर के युद्ध ने पूर्णता प्रदान करी। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और 1857 में ये संग्राम अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों का असंतोष के रूप में सामने आया। 100 वर्षों के अंतराल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख उद्देश्य कंपनी साम्राज्य का विस्तार और अधिकाधिक भारतीय प्रदेशों का, नरेशों का, जनता का आर्थिक शोषण करना था। इससे जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ। जनता ने समय समय पर अपना असंतोष व्यक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक ऐसे आंदोलनों को कुचल दिया गया। सैनिकों में भी सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष व्याप्त था। यह असंतोष 1766 ईस्वी में बंगाल में, उसके पश्चात वेलोर में 1806 में सैनिकों ने असफल विद्रोह किया। धीरे धीरे जनता व भारतीय सैनिकों का असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया। फलस्वरूप 1857 में एक भयंकर विद्रोह हुआ, जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कंपनी के मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन थे। तत्पश्चात उनके स्थान पर सेनापति नियुक्त हुए कॉलिन कैंपबेल और भारत के सम्राट थे बहादुर शाह जफर। तो बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ब्रिटिश शासन के प्रति जन प्रतिरोध 1857 का विप्लव ये क्या था और किस तरह से ये तैयार हुआ, या इसमें जो असंतोष वाली भावना थी वो भारतीयों में किस तरह से पल्लवित पुष्पित हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्थापना कहाँ से मानी जाती है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो 1757 में हम पढ़ भी चुके हैं, प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? कंपनी का साम्राज्य का विस्तार करना और भारतीयों का आर्थिक शोषण करना, जिसका परिणाम जनता में असंतोष। जनता द्वारा असंतोष को आंदोलन के रूप में व्यक्त किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा सैनिक शक्ति द्वारा ऐसे आंदोलनों को कुचला गया। ऐसे कौन से सैनिक आंदोलन थे जो भी कुचले गए? 1766 में बंगाल में सैनिक विद्रोह हुआ। 1806 में वेलूर में सैनिकों का असफल विद्रोह हुआ।
इस समय जो 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे, भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे, कंपनी के मुख्य सेनापति जॉन एनिसन और कॉलिन कैम्पबेल थे, भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर थे। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों का अध्ययन करेंगे। 1857 की क्रांति में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, आर्थिक और तत्कालीन कारण जो चर्बी वाले कारतूस थे, उन सब को मिलाकर ये सम्मिलित रूप में 1857 की क्रांति के रूप में प्रस्फुटित हुए। तो राजनीतिक कारणों में हम जानेंगे अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया गया। इस साम्राज्य विस्तार के दौरान अनेक देशी राज्यों को अपने अधीन किया गया। अवध के नवाब को गद्दी से हटा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध की नीति के अंतर्गत झांसी, सतारा, नागपुर के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। अंग्रेज इतिहासकार रसेल ने 1860 ईस्वी में अपनी पुस्तक माय डायरी इन इंडिया में लिखा है, पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। कर्नाटक और तंजौर के शासकों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया। नरेश और जागीरदारों में अपने अस्तित्व के प्रति चिंता। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे गए प्रशासकों, विशेषकर डलहौजी की नीतियों से भारतीय राजाओं, जागीरदारों को अपने अस्तित्व के प्रति चिंता उत्पन्न हो गई। उनके हृदय में अंग्रेजों के प्रति द्वेष की भावना पनपने लगी। प्लासी की युद्ध की हार का बदला। 1857 के विद्रोह में अधिकांश ने ये कहा था कि ये प्लासी के युद्ध में भारतीयों की हार का अपमान जो हुआ था उसका बदला लिया जा रहा है। उस समय देश के अनेक भागों में ये अफवाह फैली हुई थी कि प्लासी के ठीक 100 वर्ष बाद अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाएगा। 1857 की क्रांति के प्रशासनिक कारण क्या क्या रहे, वो स्लाइड के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखना। कंपनी सरकार द्वारा 1833 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया था। उस एक्ट में ये कहा गया था कि वर्ग, वंश, धर्म और जाति के आधार पर भारतीयों को नौकरियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु अंग्रेज प्रशासकों ने इस नीति का पालन नहीं किया, भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा। उच्च पदों पर कार्य करने वाले अंग्रेज अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और जो भारतीय प्रमुख राजनीतिक विचारक है सर सैयद अहमद खां, उनका विचार है कि सरकारी कार्यों में भारतीयों का किसी भी प्रकार का हाथ न होना उनके असंतोष का प्रमुख कारण माना जाता है। अंग्रेज शासकों द्वारा पालन नहीं करना। न्यायिक व्यवस्था में दोष। अंग्रेजों द्वारा स्थापित न्याय प्रणाली भारतीयों के लिए नहीं थी। इसमें धन और समय अधिक लगता था। प्रार्थी को उचित न्याय नहीं मिलता था।
और भारतीय जजों की अदालतों में अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे नहीं चलाए जा सकते थे। तो न्याय की दृष्टि से भी भारतीयों के साथ अनुचित और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। भू राजस्व प्रबंध द्वारा अधिक कर की वसूली। अब ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों से अधिक लगान वसूल करने के लिए अनेक प्रकार की भू राजस्व पद्धतियों को लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त, तत्पश्चात रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था भारतीय प्रदेशों पर लागू की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों से अधिक लगान वसूल करना। ये व्यवस्थाएं अधिक लगान के लिए लागू की गई। इसमें किसानों की दशा के सुधार की ओर कोई प्रयास नहीं किया गया। किसानों की दशा दिन प्रतिदिन शोचनीय होती गई। उनकी भूमि उनसे छीनती गई, उन्हें भूमि से बेदखल किया गया। जागीरों की जब्ती। बम्बई में जांच आयोग की सिफारिश के आधार पर लगभग 20,000 जागीरें छीन ली गई। क्यों? क्योंकि इन जागीरों के स्वामी भूमि के स्वामित्व संबंधी पट्टों को पेश नहीं कर पाए। विलियम बेटिंग के समय अनेक स्थानों पर माफी की भूमि इसी प्रकार जब्त की गई। 1857 की क्रांति के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों के साथ साथ सामाजिक कारण भी उत्तरदायी हैं। इसके लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो गवर्नर नियुक्त किए गए थे, विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी, भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, इनको समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए। लेकिन भारतीयों की दृष्टि में ये प्रयास जो किए गए उन्हें अनुचित लगा और उन्हें लगा कि ये उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप है। तो विलियम बेटिंग द्वारा सती प्रथा का निषेध किया गया था। डलहौजी ने विधवा विवाह की अनुमति दी थी। ये सारे सुधार भारतीय समाज के हित में थे, किंतु उस समय के रूढ़िवादी भारतीयों ने इनको अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना। संस्कृति पर प्रहार के प्रतीक माने गए रेल और तार आदि के प्रचलन को अशिक्षित भारतीयों ने भारतीय संस्कृति पर प्रहार माना। जेलों और सैनिक छावनियों में सबके लिए एक स्थान पर भोजन करने का प्रबंध धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास माना गया। कारागृहों में सभी जातियों के कैदियों को एक स्थान पर रखने की व्यवस्था पर आपत्ति की गई। अंग्रेज शिक्षा का समाज पर प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से भी भारतीयों के सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ। परंपरागत भारतीय शिक्षा को आघात पहुंचा। पंडितों मौलवियों के एकाधिकार पर आघात हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से शिक्षित भारतीयों में व्यक्तिवाद का विकास हुआ और उनमें धीरे धीरे खान पान, रहन सहन, शिष्टाचार के नियमों में पश्चिम ढंग से अपनाया जाने लगा। शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म प्रचारकों के अधिक प्रभाव के कारण अशिक्षित भारतीय सोचने लगे कि अंग्रेज उनके सामाजिक जीवन में पश्चिम परंपराओं को थोपकर उनके भारतीय सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म का जिस तरह से भारत में प्रसार किया जा रहा था, उसमें उन्होंने एक कानून बनाया
कि जो भी ईसाई धर्म ग्रहण करेगा, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, उसे उसकी वंशानुगत संपत्ति के अधिकार से बेदखल नहीं किया जाए। इससे भी भारतीय समझने लगे कि अंग्रेजों का उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना है। सामाजिक जीवन में भेदभाव। सामाजिक जीवन में भी अंग्रेजों ने भेदभाव की नीति अपनाई। अंग्रेज व्यापारी भारतीय और अधिकारी भारतीयों को अपने से तुच्छ और हीन मानते थे। उनके साथ उठने मिलने जुलने को अपमान समझते थे। कुलीन वर्ग की हीन दशा की जब हमने देखा कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो सहायक संधियाँ की गई थी, उन सहायक संधियों में कुलीन वर्ग की स्थिति खराब हो गई। उन्हें उच्च पदों से वंचित होना पड़ा। समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई और जागीरों की जब्ती ने भी अनेकों जागीरदारों की स्थिति को शोचनीय बना दिया। धार्मिक कारण। ईसाई धर्म का प्रचार। भारत के समुद्री मार्ग से यूरोपियों के आगमन के समय से ही उत्साही धर्म प्रचारकों द्वारा इस देश में ईसाई धर्म का प्रचार किया जाने लगा। पुर्तगालियों ने भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की नीति अपनाई थी। अंग्रेज साम्राज्य के विस्तार के साथ ईसाई धर्म प्रचारकों की संख्या भी इस देश में बढ़ने लगी थी। पादरी खुले रूप से हिंदू मुस्लिम धर्म की आलोचना करते थे। सैयद अहमद खां के अनुसार मिशनरियों के कार्यकलाप और सामाजिक सुधार के कानूनों से ये धारणा बनती जा रही थी कि सरकार का लक्ष्य भारतीयों को ईसाई बनाना है। ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले को अनेक सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही थी। ईसाई मिशनरी स्कूलों को इंग्लैंड से मान्यता मिलती थी। 1813 के चार्टर एक्ट में पादरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान की गई और इसके पश्चात उनकी गतिविधियों में तेजी आने लगी, जिससे भारतीयों में असंतोष बढ़ता गया। डलहौजी के समय धर्म परिवर्तन करने वाले को पैतृक जायदाद से वंचित न करने के लिए कानून बनाए गए। आम जनता को ये विश्वास हो गया कि अंग्रेज सरकार की नीति भारतीय संस्कृति और धर्म को समाप्त करने की ओर है। ये विश्वास और दृढ़ तब हो गया जब अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने ईसाई धर्म के प्रचार को एक पुनीत कार्य बताया।